प्रिय छात्रों, नमस्कार। हम बर्माज आईएएस की इस इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। ये सीरीज हमने अब तक 5 लेक्चर वीडियो के लोड कर दिए हैं। अब ये छठा लेक्चर हम बनाने चल रहे हैं। हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि हम इन लेक्चरों के माध्यम से अगले 3-4 महीनों में हम पूरी की पूरी इंडियन पॉलिटी जो जीएस का सेकंड पेपर है, चाहे वो पीसीएस का हो या आईएएस का, प्री का हो या मेन का, हम उसको पूरी तरह से कवर करते हुए चलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। हमारा आज का लेक्चर है भारत सरकार अधिनियम 1935। पिछले लेक्चर में हमने भारत सरकार अधिनियम 1919 बताया था। हम 1919 के प्रावधानों को तुलनात्मक रूप से बताते हुए चलते हैं आपको। तो यहाँ पर देखते हैं हम भारत सरकार अधिनियम 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत सरकार अधिनियम के द्वारा यहाँ पर उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। उत्तरदायी शासन के पहले चरण में भारत सरकार अधिनियम 1919 आया। यह उत्तरदायी शासन की बात 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में लाई गई। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित की गई। द्वैत शासन व्यवस्था के साथ साथ आप देखते हैं कि ये 1919 के संविधान की सबसे प्रमुख विशेषता है कि प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना। दूसरा सवाल जो परीक्षा में पूछा जाता है वो ये है कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत में कब शुरू हुई। तो आप ये जान लीजिए कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा स्थापित की गई। लेकिन अगर यही सवाल बना दिया जाए कि द्विसदनीय व्यवस्था भारत में प्रांतों में कब स्थापित हुई, तो यह प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित की गई थी। ये दोनों बातें अपनी जगह पर काफी महत्वपूर्ण है। अब एक बात और भी देखना है कि अगर हम यहाँ पर देखें, केंद्र की बात कही जाती है भारत सरकार अधिनियम 1919 में, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 में जब बात कही जाती है तो वो संघ की बात कही जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि भारत सरकार अधिनियम 1919 से भारत सरकार अधिनियम 1935 कई मामलों में भिन्न था, लेकिन फिर भी हम यह कह सकते हैं कि उसी का एक सुधरा हुआ रूप था। सबसे पहली बात देखिए कि 1919 का जो संविधान था उसमें जो द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी प्रांतों में, वह चल नहीं पाई। उस द्वैत शासन व्यवस्था की जांच के लिए मोडीमैन समिति नियुक्ति की गई। मोडीमैन समिति ने ये बताया कि क्या कारण थे कि द्वैत शासन असफल हुआ। उसने अनेक कारण गिनाए, यहाँ पर उसकी बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात और भी कहें कि उस समिति के कुछ सदस्यों ने ये भी बताया था सुधार के साथ चलने देने की। लेकिन यहाँ पर एक चीज हुई कि इस असफलता को देखते हुए एक संवैधानिक आयोग साइमन कमीशन नियुक्त किया गया। साइमन कमीशन में सबसे बड़ी बात यह थी कि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए भारत में जगह जगह पर उसका विरोध हुआ। दूसरी बात एक चीज ये थी कि साइमन कमीशन ने भारत के लिए एक नई संवैधानिक व्यवस्था को दिया। उस संवैधानिक व्यवस्था की बात की जो रिपोर्ट थी वह ब्रिटेन में दी गई, और उस ब्रिटेन रिपोर्ट के आधार पर आप देखते हैं कि गोलमेज सम्मेलन हुए, और उन गोलमेज सम्मेलनों के बाद
यह तय किया गया कि एक संविधान बनाया जाए, जो संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में था। जो संविधान भारत सरकार अधिनियम 1935 के रूप में आया, उस संविधान में एक बात आप यहाँ पर देखें कि उसका स्वरूप क्या था, उसमें क्या क्या चीज लिए गए थे, उसके स्रोत क्या थे। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 के स्रोत। भारत सरकार अधिनियम नियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसके स्रोत यानी सोर्स क्या थे। नंबर 1, यहां पर देखिए, अभी हमने बताया साइमन कमीशन की रिपोर्ट। कमीशन की रिपोर्ट, नंबर 2 नेहरू रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट, नंबर 3 यहां पर देखिए श्वेत पत्र। श्वेत पत्र किस पर जारी किया गया था? साइमन कमीशन पर श्वेत पत्र। नंबर 4 संयुक्त यानी व्हाइट पेपर, संयुक्त समिति की रिपोर्ट, संयुक्त समिति की रिपोर्ट। 5वां जैसे आप यहीं पर देखें, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू समिति की रिपोर्ट, श्वेत पत्र, संयुक्त प्रवर समिति, संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट, और यहां पर देखिए ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट। 5वां चीज थी जिसको कि हम एक चीज ये कह देते हैं कि गोलमेज सम्मेलनों की रिपोर्ट, और छठा था लुथियन रिपोर्ट। इन 6 चीजों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख बातें क्या क्या थी, यहां पर देखिए। अगर हम यहां पर चर्चा करें भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख बातें, इसकी प्रमुख बातें क्या थी? प्रमुख बातों में सबसे पहली बात तो यह देखिए, अखिल भारतीय संघ। अखिल भारतीय संघ यह था ऑल इंडिया फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन। ऑल इंडिया फेडरेशन के बाद दूसरी चीज यहां पर देखिए, जो प्रांतीय स्वायत्तता, ये 2 चीजें हो गई, यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। तीसरी चीज यहां पर देखिए, प्रांतीय स्वायत्तता के बाद जो हम तीसरी चीज कहना चाहते हैं, सांप्रदायिक और वर्गीय प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक और वर्गीय
वर्गीय निर्वाचन प्रतिनिधित्व, यानी कम्युनल एंड क्लास रिप्रेजेंटेशन, क्लास सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, वर्गीय निर्वाचन पृथक, ये पृथक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन। ये तीन बातें आप यहां पर देखें, ये खास तौर पर यहां पर ये तीन बातों को आधार बना करके इसकी तीन विशेषताओं में दिखाई पड़ती है। अब यहां पर हम अगर इसकी संरचनात्मक स्वरूप में देखें तो सबसे पहले यहां पर आपको मिलेगा ताज। ताज का मतलब क्राउन। क्राउन के नीचे पार्लियामेंट, पार्लियामेंट यानी इसको हम कहें पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के नीचे जो मिलेगा भारत राज्य सचिव, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया। और इसके बाद इसके नीचे जो यहां पर देखें ये हम खत्म हो गई, ये गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल जिसको कि हम यहीं पर कहें गवर्नर जनरल। इसके नीचे इसकी कार्यकारिणी के साथ साथ आप यहां पर देखें एग्जीक्यूटिव, ये थी। इसके नीचे आपको मिलेगा विधायिका या लेजिस्लेचर, विधायिका के नीचे आपको दो सदन मिलेंगे विधायिका में। एक सदन आपका राज्य परिषद कहने का मतलब स्टेट काउंसिल, राज्य परिषद का मतलब है स्टेट काउंसिल। और दूसरी चीज यहां पर थी संघीय सभा, यानी जिसको हम यहां पर संघीय सभा के लिए हम शब्द प्रयोग करेंगे फेडरल काउंसिल। राज्यसभा यह अस्थायी सदन था। इसके कुल सदस्य थे 260, जिसमें से 1/3 प्रत्येक तीसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। उनके स्थान पर दूसरे सदस्य चुने जाते थे। तीसरी चीज आप यहां पर देखिए, जो फेडरल काउंसिल थी इसमें 275 सदस्य थे, 275 सदस्य। और इसके साथ साथ यहां पर दूसरी चीज यहां पर देखिए, एक चीज और भी थी, इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। इसका कार्यकाल 5 वर्ष था। अब यहां पर देखिए एक चीज और भी हम आपको यहीं पर बताना चाहेंगे कि अखिल भारतीय जो संघ बनाने की बात थी, जो पहला बिंदु था कि अखिल भारतीय संघ बनाना है। अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए क्या चीज हुआ और क्या नहीं हो पाया। जो यहां पर हम देखें, जो पहली बात है, नंबर 1, अखिल भारतीय संघ, यानी हम यहां पर अखिल भारतीय ऑल इंडिया
ऑल इंडिया फेडरेशन की बात यहां पर क्या हुई, इसमें दो चीजें हुई। यहां पर देखिए ब्रिटिश भारतीय राज्य, एक, नंबर 2 मुख्य आयुक्तों के प्रांत, नंबर 3 यहां पर देखिए देशी रियासतें। ये 3 लोगों को मिला करके ऑल इंडिया फेडरेशन यानी अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया जाना था। लेकिन अखिल भारतीय संघ का निर्माण हो नहीं पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि देशी रियासतें सम्मिलित नहीं हुई। देशी रियासतें क्यों नहीं सम्मिलित हुई? देशी रियासतों के लिए एक शर्त रखी गई थी। वो शर्त क्या थी कि कम से कम कुल देशी रियासतों की जनसंख्या की आधी जनसंख्या के बराबर की जनसंख्या वाले रियासत संघ में सम्मिलित होंगे। उन रियासतों की संख्या भी कुल रियासतों की संख्या की आधी होनी चाहिए। तीसरी बात यह थी कि वो रियासतें जितने रियासतों के लिए प्रतिनिधि यहां पर निर्धारित किए गए हैं, रियासतों के लिए जितने प्रतिनिधि नियत किए गए हैं, उन प्रतिनिधियों की कम से कम आधी संख्या के बराबर प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व उनके पास हो। तो और चौथी बात यह थी कि उनको एक सहमत पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे, असेंट पेपर पर, कि वो सहमत से इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। तो देशी रियासतों को इसमें भय पैदा हुआ कि उनकी तो रियासत चली जाएगी, इसलिए वो इसमें सम्मिलित नहीं हुए। इसलिए अखिल भारतीय संघ का तो निर्माण नहीं हो पाया। फिर भी ये जो संघ बना, ये इन दोनों का तो संघ बन ही गया। अब इन दोनों का संघ बनने के साथ साथ इन दोनों के संघ बनने पर कौन सी बात हुई? यहाँ पर सबसे पहली चीज ये है कि गवर्नर जनरल जो था, गवर्नर जनरल जो कार्यपालिका की बात यहाँ पर कही जा रही है, यहाँ पर 1919 के संविधान से तुलना हम करके देखते हैं कि जो प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था थी वह संघ में ला दी गई। अब यहाँ पर गवर्नर जनरल को 4 विषयों पर विशेषाधिकार दिया गया। 4 विषय वो कौन कौन थे? गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। पहली चीज यहां पर देखिए रक्षा, नंबर 2 विदेश, नंबर 3 धार्मिक मामले, नंबर 4 यहां पर देखिए जनजातीय मामले। इन चारों मामलों पर गवर्नर जनरल किसकी राय से, आप यहां पर देखिए 3 कार्यपालक सदस्यों को लेकर के वो कोई भी निर्णय ले सकता था। और इसके बारे में यहां पर उसको इससे जो है मंत्रियों की सलाह से मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा गवर्नर जनरल को देखिए फिर उसके बाद क्या किया गया। गवर्नर जनरल की जो कार्य करने की शक्ति थी, पहली चीज जो संघ में मंत्री होते थे उन मंत्रियों की सलाह पर कार्य करता था। दूसरी चीज है कि संघ कुछ ऐसे मामले थे कि जिस पर वह मंत्रियों की सलाह लेता था लेकिन मंत्रियों की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। वो कौन से मामले थे? जैसे मान लीजिए कि राज्य की शांति व्यवस्था की बात है, या कुछ जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी हैं उनके संबंध में कुछ बात है, या मान लीजिए कि राज्य के विखंडन की बात है, या साम्राज्य के विरुद्ध कोई बात है। तो इन सब मामलों में जो है यहाँ पर एक चीज की ये व्यवस्था की गई कि ऐसा कुछ किया जाएगा कि किसी भी रूप में ये जो है उनकी बात को मानने के लिए गवर्नर जनरल इनकी बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। किसकी बात को? मंत्रियों की। तीसरी चीज ये हुई कि भारत सरकार का जो राज्य मंत्री है, संसद का जो सदस्य है, यानी हम कहेंगे संसद के निर्देश या ब्रिटिश सरकार के निर्देश, उसके निर्देशों पर वो काम करता था। अब यहीं पर देखिए कि डायरेक्टिव देने की बात जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में दी गई
कि गवर्नर जनरल को ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो निर्देश मिलते थे उन निर्देशों के अनुसार कार्य करता था। यहीं पर वही निर्देशों से प्रेरित होकर के भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व लाए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व आपने पढ़ा होगा कि ये कहाँ से लिए गए हैं। आप यहाँ से ये पाते हैं कि आयरलैंड से लिए गए हैं। बात सही है, आयरलैंड से लिए गए हैं। आयरलैंड से कहाँ से लिया? आयरलैंड ने लिया था, स्पेन से लिया था। लेकिन ये नीति निर्देशक तो वहां से लिए जरूर गए हैं, लेकिन इसके आधार कहां से बने कि जो सरकार को निर्देश दिए जा रहे थे 1935 के अधिनियम के द्वारा, उसी के आधार पर जो है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व लाए गए। आप इसको नोट कर लीजिए और इसको जो है आप मेन के प्रश्न के रूप में लिखिएगा। और वो प्रश्न क्या होगा, ये प्रश्न यहां पर मैं लिखता हूं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो भारतीय संविधान में है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 के ही रूप के अनुसार है। इस प्रश्न को आप यहां पर मेन के प्रश्न के रूप में आप लिखें। दूसरी चीज आप देखिए, यहां पर जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल के साथ साथ एक चीज ये मामले किए गए और 4 चीजें कही गई गवर्नर जनरल के लिए कि वो क्या क्या चीज थी। चार चीजें गवर्नर जनरल के लिए कही गई, 4 बातें गवर्नर जनरल के लिए। के अधिकार, पहली बात विवेकीय, विवेकीय अधिकार जिसमें कि वो अपने विवेक से ही काम करता था, इसमें राय नहीं देता था। दूसरे मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तीसरी चीज जो ये थी, मंत्रिपरिषद की सलाह तो लेता था कि सलाह तो लेता था, पर अपने व्यक्तिगत निर्णय के आधार पर कार्य करता था। और चौथी बात थी जिसको कि आप देखें, ये चौथी बात जो थी, ये किस पर काम करता था, ये ये जैसे यहां पर देखिए भारत राज्य सचिव के निर्देश पर। अब इसके लिए देखिए, ये यही एक चीज थी कि जो अधिकतर काम यहां पर करता था, उसके विवेकीय थे। और ये भी तो गवर्नर जनरल को बहुत सारे अधिकार दिए गए थे और ये इस प्रकार से कार्य करता था। अब यहां पर देखिए, जब एक चीज ये की गई
कि ये किस प्रकार से कार्य करेगा गवर्नर जनरल, ये तो तय हो गया। अब ये भी इसके बाद देखिए, ये प्रश्न आपने लिख लिया होगा, तो हम इस प्रश्न को मिटाते हैं और यहां पर दूसरी चीज आपको समझाते हैं कि इनको विधि निर्माण की शक्ति दी गई। अब उसकी बात एक चीज और भी यहां पर देखिए, जो प्रांतीय स्वायत्तता ला दी गई, प्रांतीय स्वायत्तता के लिए एक काम और किया गया, वो क्या था? शासन के विषयों को 3 भागों में बांट दिया गया। शासन के विषय नंबर 1 संघ सूची। संघ सूची में 59 विषय। दूसरी नंबर राज्य सूची। राज्य सूची में 52 विषय। और तीसरी चीज है समवर्ती सूची। इसको कहते हैं 36 विषय। ये जो समवर्ती सूची थी, ये कंकरेंट लिस्ट। और इसके बाद चौथी चीज थी जिसको कहें अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय के बारे में क्या था, जिसको कहें रेजिडुअल पावर। ये गवर्नर जनरल के पास था। गवर्नर जनरल जिसको दे, राज्य को या प्रांतों को, वो उस पर कानून बना सकते थे। ये बात समझ में आई। सबसे बड़ी बात यहां पर देखिए, एक चीज ये थी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात जो यहां पर कही गई, तो ये यहां पर देखें कि यहां पर जो पूना पैक्ट हुआ था, पूना समझौता हुआ था, उसके लिए यहां पर दलितों के लिए स्थान आरक्षित कर दिए गए। ये अब सूची के शासन के विषयों को भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा नहीं बांटा गया था, बल्कि बांटा गया था शासन के विषयों को सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। लेकिन वहां पर 2 ही सूची बनी थी, संघ सूची और राज्य सूची। इसको जो है 1935 के अधिनियम में विस्तारित किया गया है। ठीक है। अब उसके बाद आप देखें, ये पूरा का पूरा शासन का विषय आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। ये इस रूप में संघीय शासन की व्यवस्था बनाई गई। यही जो सवाल आपके लिए परीक्षा में आते हैं। अब यहाँ पर हम फेडरल सूची और इसकी बात कर रहे हैं। अब हम अगली चीज पर हम आते हैं कि जिसको हम कहें प्रांतीय स्वायत्तता। अब देखिए, हम यहीं पर, ये चीज यहीं पर है। अब अगली चीज देखिए, यहां पर जो हम दर्शाते हैं, इसी के पैरेलल प्रांतीय प्रांत यानी प्रोविंसेस। प्रोविंसेस में क्या चीज हुई कि यहां पर आप देखें, प्रोविंसेस में एक चीज आप देखें कि प्रोविंसेस में क्या चीज हो रहा है। प्रोविंसेस में देखें, प्रांतों में किस प्रकार से व्यवस्था प्रांतों में बनाई जा रही है, हो क्या रहा है। प्रांतों में यहां पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस में प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाई गई। ये सबसे बड़ी विशेषता है यहाँ पर। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में क्या चीज हुई कि देखिए, ये जो गवर्नर है, यानी ये गवर्नर प्रांतों में, जैसे आप ये देखिए, ये गवर्नर जनरल जो है यहां पर जुड़ा हुआ है, गवर्नर भी भारत राज्य सचिव से जुड़ गया। गवर्नर जनरल का आधिपत्य गवर्नर पर कम हो गया, यही प्रांतीय स्वायत्तता है। इसीलिए कह रहे हैं कि देखिए, ये इससे भी डायरेक्ट जुड़ गया। पहले क्या था, ये इससे जुड़ा, पहले क्या था, ये इससे जुड़ा, फिर ये इससे जुड़ा, लेकिन यहां पर ये डायरेक्ट जुड़ गया। तो अब ये प्रांत जो है ब्रिटिश शासन के अधिनियम में के अंतर्गत सीधे जुड़ गए। इसलिए ये प्रांतीय स्वायत्तता यहां पर कही गई कि एक तरफ देखिए, जैसे गवर्नर जनरल है, उसी प्रकार से गवर्नर को भी लगभग वही स्थिति ला दिया गया और गवर्नर को भी वही अधिकार दे दिए गए प्रांतों में, जो लगभग यहाँ पर गवर्नर जनरल को संघ में दिए गए थे। और
यहां से प्रांतों से जो है क्या चीज हटा दिया गया, प्रांतों से जो है जो द्वैत शासन की व्यवस्था थी वो हटा दी गई और वो द्वैत शासन की व्यवस्था संघ में ला दी गई। एक चीज यहां पर देखें कि यहां पर द्विसदनीय व्यवस्था भी लागू की गई। यहां पर प्रांतों में द्विसदनीय व्यवस्था, गवर्नर के और यहां पर गवर्नर की परिषद है, गवर्नर की परिषद और उसके नीचे जो है यहां पर प्रांतीय विधायिका, ये प्रांतीय विधायिका यानी प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, यहां पर है। दूसरी चीज यहां पर एक चीज और भी देखिए, वो क्या चीज यहां पर की गई कि यहां पर प्रांतों में एक व्यवस्था और हुई। ये सवाल आपका बनता है कि प्रांतों में, यहां पर एक चीज ध्यान रखिए कि प्रांतों में द्विसदनीय प्रणाली भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू की गई, जबकि द्विसदनीय प्रणाली लागू की गई है सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा, किंतु यह केंद्र में थी। प्रांतों में जो ये द्विसदनीय बात आई, ये यहां पर छह जगह पर लागू हुई। नंबर 1 बंगाल, नंबर 2 बिहार, नंबर 3 असम, नंबर 4 मद्रास, नंबर 5 बंबई, जिसको कि अब मुंबई कहते हैं, और नंबर 6 संयुक्त प्रांत यानी हमारा उत्तर प्रदेश। यहां पर 6 जगह पर यह द्विसदन व्यवस्था थी, 2 सदनीय व्यवस्था, और जगह पर जो थी 1 सदनीय व्यवस्था थी। इसको भी ध्यान रखिए, यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कहां कहां पर द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। एक बात और, 1935 के अधिनियम के द्वारा 2-3 काम और हुए। एक काम तो सबसे पहले एक चीज ये हुआ कि आप देखते हैं कि सिंध को बंबई प्रांत से अलग कर दिया गया और एक अलग राज्य बना दिया गया, मुस्लिम बहुल राज्य। दूसरी चीज क्या हुई, बर्मा जो कि अब म्यांमार कहा जाता है वो भारत से अलग कर दिया गया। तीसरी चीज क्या चीज हुई कि जो अदन है ये भी भारत का हिस्सा था, इसको भी अलग कर दिया गया। अदन वहां पर वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत होते हुए ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत था, उसको अलग कर दिया गया। किसको? अदन को। अब यहां पर देखिए एक चीज और हुई कि जो है यहां पर किस चीज की स्थापना हुई, जैसे कि आप देखते हैं कि अब संघ बन गया तो राज्य बन गए, तो राज्य और संघ के बीच में अगर विवादों को निपटाने के लिए एक संस्था की आवश्यकता थी, वो संस्था कैसे स्थापित हुई यहां पर देखें। वो संस्था क्या चीज थी, वो संस्था यहां पर देखिए फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई गई। एक संघीय न्यायालय बना दिया गया फेडरल कोर्ट, जिसका काम था कि संघ और राज्यों के बीच में विवादों को निपटाना। विवादों को निपटाने के साथ साथ अब यहां पर तो और व्यवस्था तो बन गई, लेकिन इसी के साथ साथ आप देखें कि बार बार यहां पर एक चीज की दिक्कत ये थी, भारतीय मुद्रा की। भारतीय मुद्रा की जो समस्या थी उसके संदर्भ में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक पुस्तक लिखी थी, रुपए की समस्या। रुपए की समस्या में उन्होंने ब्रिटेन से जो आप विभिन्न प्रकार की चीजें आ रही हैं, जैसे कि हम चर्चा करना चाहें कि ब्रिटेन से जो यहाँ पर स्टर्लिंग पाउंड था, वो सब चीज़ों के लिए रुपए के संदर्भ में उन्होंने बड़ा विस्तृत लिखा, किताब पुस्तक लिखी। उसको देखते हुए एक चीज हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने हिल्टन यंग के नेतृत्व में एक आयोग यानी कमीशन अपॉइंट किया। उस कमीशन के रिकमेंडेशन पर एक अधिनियम पारित किया गया, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1936। वही भारतीय रिजर्व बैंक 1936 आज भी भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के लिए अच्छी तरीके से लागू किया जाता है, उसी के आधार पर कार्य किया जाता है। यद्यपि अब जो है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया
उस समय भारतीय रिजर्व बैंक जो था निजी क्षेत्र में स्थापित किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की एक बात और भी थी कि ये भारतीय रिजर्व बैंक म्यांमार यानी बर्मा जो था उस समय भले अलग हो गया था, लेकिन बर्मा के लिए भी यह जो है भारतीय रिजर्व बैंक का काम करता था। जब देश आज़ाद हुआ 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के उपरांत, तब भी इस भारतीय रिजर्व बैंक ने पाकिस्तान के लिए भी कार्य किया। उस समय पाकिस्तान में बांग्लादेश भी हिस्सा था। बांग्लादेश ये पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो एक चीज ये लगेगा कि भारतीय ये जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम 1935, यह पूरी तरह से एक आधार दे रहा है और उसी आधार के आधार पर यह ढांचा जो बना, इस ढांचे के आधार पर ही यहाँ पर आप पाएंगे कि किसकी स्थापना हुई। भारतीय जो संविधान है उसके लिए ढांचा यहीं से लिया गया और बहुत से कुछ तत्व भी लिए गए हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि फेडरल कोड था, इसी फेडरल कोड को आगे बढ़ा करके क्या नाम दे दिया गया फेडरल कोड को? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, और इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस प्रकार आप यहाँ पर देखें कि ये भारत सरकार अधिनियम 1935 यहीं पर हम पूरा करते हैं। एक बात और भी हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हमसे जो कुछ भी और चाहते हैं उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़ कि हम आने वाले मार्च अप्रैल तक काफ़ी हद तक उतना कोर्स बता देंगे कि जो आपके प्री के लिए सफिशिएंट होगा और उसके साथ साथ मेन के लिए भी सफिशिएंट होगा। जो मैं यहाँ पर अभी बताता चल रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रश्न आप देखेंगे कि आपके प्री की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो IAS का हो या PCS का हो। आप अगर चाहते हैं तो ये वाला प्रश्न जो हमने कहा नीति निर्देशक तत्व वाला लिखा भी था, आप इसको लिख सकते हैं और इसको आप हमसे पूछ भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, या हमसे फ़ोन नंबर लेकर के फ़ोन पर बात कर सकते हैं। जैसा भी चाहें दोनों सुविधाएं आपको मिल सकती हैं। तीसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, हम ये सीरीज जो है इंडियन पॉलिटी वाली जारी रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ही समय बीतेगा, 3 से 4 महीना, हम पूरा कोर्स कवर करने का प्रयास करेंगे जो कि आपके प्री और मेन के लिए होगा। अब यहीं पर इसको पूरा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।